हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर को कवर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर था मनुष्य के पोषण से रिलेटेड और दूसरा चैप्टर था मनुष्य में श्वसन से रिलेटेड। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो पूरे चैप्टर्स हैं, जो मैंने दो चैप्टर का नाम बताया और जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये सारे चैप्टर्स जैव प्रक्रम का सब पार्ट है। ओके, और बोल सकते हैं जैव प्रक्रम का पार्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो जैव प्रक्रम का चैप्टर है वो भारतीय भवन में 4 चैप्टर्स को मिला कर दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय भवन में वो अलग अलग 4 चैप्टर्स है, पर एनसीईआरटी में वो एक ही चैप्टर है। ओके, तो उसमें से 2 चैप्टर्स हम लोग के हो चुके हैं अभी तक कंप्लीट। और इस वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर, जिसका कि नाम है मनुष्य में परिवहन या मनुष्य में वहन या मानव में वहन, जो भी बोलिए, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर आपने इससे पहले लास्ट की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप उन वीडियो को प्रेफर करें। ओके, तब आप इस वीडियो पर आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है मनुष्य में परिवहन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे सीरीज में हम लोग अभी तक जैव प्रक्रम के बारे में देख रहे हैं। और जैव प्रक्रम क्या है? किसी व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उस पूरे चीजों को मिलाकर, उस पूरे प्रक्रिया को मिलाकर बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे कि पोषण, भोजन करना, श्वसन, सांस लेना, परिवहन मीन्स रक्त का परिवहन, और किसी भी मतलब हमारे शरीर के अंदर कैसे रक्त का शुद्धिकरण होता है, वो सारी चीजें। उसके बाद सर्जन, ये और फिर प्रजनन वगैरह सब चीज मिलाकर जैव प्रक्रम का निर्माण होता है, जिसमें से 2 पार्ट तो हम लोग देख चुके हैं, पोषण और श्वसन। इस वीडियो में परिवहन देखेंगे। तो परिवहन होता क्या है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि परिवहन होता क्या है। तो परिवहन अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई जा रहा है, कोई तरल पदार्थ बहता हुआ जा रहा है, उस चीज को बोल सकते हैं परिवहन। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। बट नॉर्मल भाषा में और बायो के भाषा में परिवहन का डेफिनेशन लिखना दोनों में काफी डिफरेंट है। ठीक है, काफी डिफरेंस है। तो बायो की भाषा में अगर बोले तो परिवहन एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा जीवनोपयोगी पदार्थ, ठीक है, जीवन में जो हमारे मनुष्य के जीवन में जो भी उपयोगी पदार्थ है, उनको उनके मूल स्रोत से, ठीक है, जहाँ पर वो उत्पन्न होते हैं वहां से निकाल कर मनुष्य के शरीर के या किसी भी जीव के शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, तथा अनुपयोगी पदार्थ को उन कोशिकाओं से निकालकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, अब मैं भी आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आया होगा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम एक, अगर हम अपना एग्जांपल लेते हैं, मनुष्य के एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मनुष्य में उपयोगी पदार्थ क्या है? जीवन के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन। और अनुपयोगी पदार्थ क्या है? अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी है, कार्बन डाइऑक्साइड अनुपयोगी है। ओके, तो इस ऑक्सीजन को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, ठीक है, उसके मूल स्रोत से निकाल कर। ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है अगर नॉर्मल देखा जाए तो? वायुमंडल, क्योंकि वहां से हम लोग सांस के रूप में लेते हैं हवा को, और फिर सांस नाक से होते हुए कहाँ जाता है? फेफड़े में। ठीक है, तो फेफड़ा ऑक्सीजन का मूल स्रोत हुआ। जैसे कि मूल स्रोत तो ऐसा वायुमंडल हुआ, बट वो चीज जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर फेफड़े तक पहुंचाना, ये प्रक्रिया श्वसन का काम हो गया। उसके बाद फेफड़े में आया जो भी ऑक्सीजन, उसको अब हमें रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाना है। ठीक है, तो कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए बीच का जो उसको बोल सकते हैं कि माध्यम का काम करेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि किसी भी जीवन उपयोगी पदार्थ को, जैसे कि रक्त, ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन को, उसके मूल स्रोत से बाहर निकालकर उसको जीव की कोशिकाओं तक पहुंचाना। ठीक है, और जीव की कोशिकाओं से अनुपयोगी पदार्थ को
ठीक है, जिससे हमारे मनुष्य की कोशिकाओं से अनुपयोगी पदार्थ को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। गंतव्य स्थान यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है फेफड़ा, और फेफड़ा से फिर वायुमंडल, और पहुंचाना। और इसके बीच जो भी प्रक्रिया होती है, उन सारी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप में होते हैं पदार्थों का परिवहन। क्लियर है? अब देखिए, पदार्थों के परिवहन की क्रिया को संपन्न करने के लिए जीवों के शरीर में अंगों का जो विशेष प्रकार का समूह होता है, उस चीज को बोलते हैं परिवहन तंत्र। जैसे फर्स्ट चैप्टर में पोषण के लिए आहार नल था, सेकंड चैप्टर में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र था, वैसे ही थर्ड चैप्टर में परिवहन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक परिवहन तंत्र होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया बेसिक सी बात। ठीक है, परिवहन क्या होता है, परिवहन तंत्र क्या होता है, ये समझ। अब आते हैं कि इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं उनके बारे में। ठीक है, तो परिवहन मनुष्य के अंदर भी होता है, पौधों के अंदर भी होता है। ठीक है, हमारे अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त वगैरह का परिवहन हो रहा है। पौधों के अंदर जल का परिवहन हो रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। क्लियर है? उनके अंदर जो खाद्य पदार्थ है उसका परिवहन हो रहा है। तो पौधों में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस तरह होता है। ठीक है, तो अब सवाल आएगा कि ये जाइलम क्या होते हैं। ठीक है, बट इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कुछ देर बाद एड्रेस करूंगी। इससे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ आपको। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। तो जो पौधे होते हैं, पौधों की जो मूल रोम होती है, वहां के अंदर जो कोशिका होती है, वहां तक जल कैसे पहुंचता है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वो जल कहाँ से अवशोषित करते हैं, मुख्य रूप से जल का अवशोषण वो मिट्टी से करते हैं। ठीक है, तो पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोमों के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो पौधे मिट्टी से तो अवशोषण करते हैं जल का, बट मिट्टी से किस अंग के द्वारा, ठीक है, किस पार्ट के द्वारा, मूल रोमों की सहायता से करते हैं। कोशिका में कोशिका रस का प्रसारण भूमिगत जल के ताप से अधिक होता है। ठीक है, तो जो मान लो कि ये ट्री हो गया, ठीक है, ये ट्री का जड़ हो गया और इसके ऊपर ट्री है। तो जो ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो जल है, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो जल है उसका जो दाब है, वो कोशिका में जो कोशिका रस है, ठीक है, पौधे के मूल रूप में कोशिका होगी। क्वेश्चन क्या है, मूल रूप में कोशिकाओं तक जल कैसे पहुंचता है। तो जो पौधे हैं वो जल मिट्टी से निकालते हैं, किसके द्वारा, मूल रोम के द्वारा। और मूल रोम के अंदर क्या होता है, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव एक लिक्विड है। ओके, तो अंदर में मान लो कि अगर इस फिगर को छोड़ते हैं, इस फिगर को बड़ा करते हैं, मान लो कि ये एक कोशिका है। ठीक है, इसके अंदर एक कोशिका द्रव है। ठीक है, कोशिका द्रव के अंदर क्या है, लिक्विड होता है। और ये मतलब कोशिका है, और ये टोटल मूल रोम हो गया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उनके अंदर बहुत सारे कोशिका द्रव है। ठीक है, अब जब जल को पौधे अवशोषित करते हैं, तो वो जल कहाँ का होता है, वो जल होता है मिट्टी का जल। ठीक है, मिट्टी का जल होता है। मिट्टी का जल किससे अवशोषित करते हैं, मूल रोम के द्वारा। मूल रोम के अंदर क्या होती है, कोशिका। तो मतलब यहाँ पे जो मिट्टी का जल है वो जाएगा, ठीक है, कोशिका के संपर्क में आएगा। कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव मतलब लिक्विड। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य का जो दाब होता है ना, कोशिका के अंदर जो कोशिका रस बोल सकते हैं, कोशिका द्रव बोल सकते हैं, उसका जो परासरण दाब होता है वो भूमिगत जल के दाब से अधिक होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसे एक बीच में झिल्ली लगाते हैं और ऊपर में कोशिका द्रव है, नीचे में नॉर्मल जल है, तो कोशिका द्रव का परासरण दाब ज्यादा होता है। ठीक है, कोशिका द्रव का परासरण दाब भूमिगत जल के दाब से काफी ज्यादा होता है। इसके कारण जो जल है वो विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इधर का दबाव ज्यादा है। ठीक है, इधर दबाव ज्यादा है, इधर दबाव कम है। तो आपने परासरण और विसरण की प्रक्रिया पढ़ी होगी, जिधर दबाव ज्यादा है उधर जल चला जाता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो भूमिगत जल है वो मूल रोम की कोशिकाओं में चला जाता है। क्योंकि मूल रोम की कोशिकाओं में जो जल होता है, मूल रोम की कोशिकाओं में जो द्रव होता है, उसका परासरण दाब काफी ज्यादा होता है।
किसके अपेक्षा? भूमिगत जल के अपेक्षा, इसलिए भूमिगत जल उसमें चला जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक में अंतर लिखिए। तो जाइलम एवं फ्लोएम क्या है, ये याद क्लियर होगा। जाइलम एवं फ्लोएम जो है वो पौधों के अंदर मौजूद ऊतक है, ठीक है। ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह। तो ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एक अलग ऊतक है, फ्लोएम एक अलग ऊतक है, और दोनों के काम अलग अलग है। बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, ये 2014 में भी आ चुका है, 2015 में भी आ चुका है, 18 में भी आ चुका है, और उसके बाद भी बहुत बार आया होगा। तो इस ये 14-15 का तो इसमें लिखा हुआ है, 18 में मैंने एग्जाम दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और उसके बाद भी बहुत बार आया होगा। तो बेसिकली जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक में क्या अंतर होता है? फर्स्ट अंतर होता है कि जो जाइलम होते हैं, जाइलम ऊतक होते हैं, उनमें की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, आपको पता है कि हर एक ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं को से मिलकर बना होता है। तो जाइलम ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, जबकि फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसमें ऐसा कोई समझने वाला चीज नहीं है। उसके बाद जो जाइलम ऊतक है वो जल एवं जल में घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है। मतलब कि जो जाइलम ऊतक है वो जल एवं जल में घुलित खनिज पदार्थों का परिवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम ऊतक है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है या स्थानांतरण करता है। इसमें जल में एवं जल में घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थों का बहाव जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, क्योंकि भोजन के भोजन का बहाव ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, क्योंकि किसी भी पेड़ के सबसे ऊपरी भाग को भी खाद्य पदार्थ की जरूरत है और निचले भाग को भी खाद्य पदार्थ की जरूरत है, ठीक है। तो यही रीजन है, फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थ का बहाव दोनों तरफ होता है, जबकि जाइलम ऊतक में घुलित खनिज पदार्थों का बहाव ऊपर की ओर होता है। और जो जाइलम ऊतक है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सेम फ्लोएम ऊतक भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग है। जाइलम ऊतक जो है वो वाहिकाएं, जाइलम तंतु एवं जाइलम मृद ऊतक से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जाइलम तंतु एवं जाइलम मृद ऊतक, ये दोनों जो है वो फ्लोएम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं बस इसमें अलग है। इसके जगह पर फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं होती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक में। तो ये दोनों तो सेम है, बस दोनों के नाम अलग अलग है, क्योंकि एक फ्लोएम का कोशिका है और एक जाइलम का कोशिका है, और ये दोनों के नाम अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से भी आते हैं, जैसे कि आपको दे देगा, इसका 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन इसमें से दे देगा, और बोलेगा कि इसमें से कौन फ्लोएम ऊतक की कोशिका है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मान लो 7 कोशिका दिया है, तो ये फ्लोएम ऊतक की कोशिका है, ये याद रखना पड़ेगा, तब आप वहाँ पे टिक कर पाएंगे। तो मैं बस बोल रही हूँ कि अगर आप इतना, मतलब मैं जो बता रही हूँ, अगर आप इतना को ध्यान में रखते हैं, आप नोट्स पढ़ते हैं और इसके साथ साथ एनसीईआरटी और भारतीय भवन का रीडिंग एक बार लगा लेते हैं, तो चांस ही नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर कर रहे हैं आप, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसी के अंदर से बनते हैं। अब जाइलम फ्लोएम तो आप समझ गए, इसके बाद अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो पौधों में जाइलम जल संवाहक ऊतक है, ये तो पता चल गया, क्योंकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संवहन करता है और जाइलम जो है जल का, ठीक है। जाइलम क्या है? जल का संवाहक है। इसमें वाहिकाएं होती है, वाहिकाएं अभी मैंने बताया कि इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दो तरह की कोशिका होती है, फिर दो अलग और जाइलम तंतु और जाइलम मृद। तो इसमें जो वाहिकाएं नाम की कोशिकाएं होती है वो लंबी नालिका की तरह बेलनाकार होती है, ठीक है। जाइलम वाहिकाओं वाहिकाएं नाम की कोशिकाओं का संरचना होता है, वो बेलनाकार होती है और लंबी नली की तरह होती है,
एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति होती है। ठीक है, तो अगर एक कोशिका ऐसे है, उसके ऊपर एक और है, उसके ऊपर एक और है, तो इसके बीच एक अनुप्रस्थ भित्ति होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ भित्ति इस तरह का, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ बन जाता है। तो अब हर एक वाहिकाएं हैं या हर एक कोशिका जो है जाइलम उत्तक की, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और उसके अंदर एक अनुप्रस्थ भित्ति भी होती है। ठीक है, तो मतलब कि ये नीचे की कोशिका है, अगर पूछा जाए क्या ये ऊपर की कोशिका से कनेक्टेड है, तो आंसर होगा यस, क्योंकि इसके ये तो पहले तो सारी कोशिकाएं एक के ऊपर एक है, दूसरी बात है कि उनके बीच अनुप्रस्थ भित्ति है, तो मतलब कि सारा कोशिकाएं आपस में कनेक्टेड है। तो वही यही रीजन है कि अगर एक कोशिका जड़ से कनेक्टेड है तो उसमें से जल जाएगा, उस कोशिका से जल जाएगा और वह एक अखंड स्तंभ बनाएगा और वो हर एक पार्ट में जाएगा। ठीक है, ठीक है, हर एक कोशिका में जाएगा। तो यही रीजन है कि जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ बन जाता है और इस प्रकार वाहिनियों में जल का स्थानांतरण लगातार होते रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन यही था कि पौधों में जो जाइलम वाहिनियां है, ठीक है, उसके उनके बीच जल का स्थानांतरण लगातार कैसे होते रहता है। रीजन अगर एक वर्ड में बोले, क्योंकि वो सारी वाहिनियां या वाहिकाएं जो है, उनके बीच की जो उनके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसके लिए कोशिका का ही नाम है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर में होती है। ठीक है, फर्स्ट अगर है उसके ऊपर सेकंड, उसके ऊपर थर्ड, और इन दोनों कोशिकाओं के बीच, ठीक है, दो कोशिकाओं के बीच एक अनुप्रस्थ भित्ति होती है जो कि उन सारे कोशिकाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो अगर एक भी कोशिका के पास जल पहुंच रहा है तो वो जल लगातार स्थानांतरित होते हुए, ठीक है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाते जाते वो पत्तियों तक पहुंच जाएगा और इस तरह एक जल का खंड स्तंभ बन जाता है। यही रीजन है कि पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण लगातार होते रहते हैं। क्लियर है? तो okay? अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम 2015 में आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो भी एनुअल एग्जाम। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो इसका 2-3 महत्व है। ठीक है, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है ये तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको नॉर्मल देख सकते हैं बुक से। वाष्पोत्सर्जन क्रिया वही जो पत्तियों से वाष्प निकलता है, ठीक है, उसके पीछे की जो पूरी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो ये पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? तो पौधों में मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही प्रवाहित। ठीक है, तो मूल मीन्स जड़ से लेके चोटी मतलब पत्ती तक। ठीक है, जड़ से लेके पत्ती तक जो लगातार जल की धारा प्रवाहित होती रहती है, जो अभी हम लोग देखे जाइलम वाहिकाएं में जल का स्थानांतरण लगातार कैसे होता है, उसी तरह जो जड़ से लेकर पत्ती तक लगातार जल की धारा प्रवाहित होती है उसका मेन रीजन होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ये तो एक वाष्पोत्सर्जन का महत्व हुआ। दूसरा महत्व क्या है कि जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है यह खनिज और शोषण एवं परिवहन में भी सहायता करती है। ठीक है, पौधे जो खनिज को अवशोषित करते हैं फिर उसका परिवहन होता है, ठीक है, पौधे के शरीर के अंदर, उसमें वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया सपोर्ट करती है। और तीसरा पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के अलावा कि यह पौधों में तापमान संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। पौधों में जो भी टेम्परेचर है पौधे का, उसको संतुलित बनाए रखना, उसका संतुलन बनाए रखना, ये भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया का काम है। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स है। इन 3 पॉइंट्स को अगर आप ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं पैराग्राफ में या फिर पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो पौधों के लिए काफी आवश्यक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक दिशीय तथा द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस को देख चुके हैं और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने बताया। और आपको अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।